हेलो दोस्तों, एसएससी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम गणित का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर परसेंटेज शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, परसेंटेज सिर्फ एक चैप्टर ही नहीं है बल्कि पूरे अर्थमेटिक की जान है। इस क्लास में हम इसे बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और ऐसे कंसेप्ट और शॉर्टकट ट्रिक सीखेंगे कि आपको ज़िंदगी में परसेंटेज रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। 120 के 50% का 125% का मान क्या है? 120 का 50% यानी कि का की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और 50% की वैल्यू 1/2 यानी कि 120 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 125%। 125% को हम 5/4 लिख सकते हैं। 4 दूनी 8, 8 से 120 15 बार चला जाएगा और 15 पंजे 75 यानी कि इसका मान 75 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, 50% का 50% किसके बराबर है? दशमलव में बताना हमको। 50% 1/2 का मल्टीप्लाई फिर 50% 1/2 यानी कि 1/4 को हम डेसिमल में कैसे लिखते हैं? डेसिमल में हम 1/4 को 0.25 लिखते हैं, तो इसका मान 0.25 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, एक छात्र ने 432 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% है। तो परीक्षा के कुल अंक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में 72% की वैल्यू दे रखी है 432। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 72 से 432 को डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई। 432 72 से 6 बार चला जाएगा, तो परीक्षा के कुल अंक 600 आ गए। क्वेश्चन नंबर 4, एक छात्र ने एक परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए यदि उसने 5 विषयों में से 4 विषयों में 78%, 70%, 62 और 65% अंक प्राप्त किए, तो 5वें विषय में उसके अंकों का प्रतिशत क्या होगा? अब एक तरीका तो हमारे पास ये है, 65 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे और इन सभी को जोड़ देंगे। जो हमारे पास आएगा वो इसमें से घटा देंगे, तो हमारे पास 5वें विषय के अंक आ जाएंगे। लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में अगर हम इस तरीके से करने लगे तो हमारा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो दूसरे तरीके से करेंगे। दूसरे तरीके में क्या है कि एक सब्जेक्ट में 78 नंबर लेके आया वो लड़का, लेकिन एवरेज 65 है। 65 से 13 अंक ज़्यादा है, तो 5वें सब्जेक्ट में उसको 13 अंक कम लेके आने पड़ेंगे, यानी कि -13 लेके आने पड़ेंगे उसको। और अगले वाले सब्जेक्ट में 70 लेके आया है, तो उस वाले सब्जेक्ट में -5। और तीसरे में 62 लेके आया है, तो प्लस के 3 लेके आने पड़ेंगे। और अगले में 65 लेके आया है, उसका डिफरेंस 0 ही है और सब्जेक्ट है 1। तो एवरेज 65 है, तो 65 में से जो भी ये डिफरेंस अगर प्लस आएगा तो प्लस और माइनस आएगा तो माइनस कर देंगे। अब सीधा सा दिख रहा है ये 18 माइनस का है और प्लस का 3 है, यानी कि -15 आएगा। तो 65 में वो ऐड कर देंगे -15, ये आ जाएगा 50%। यानी कि 5वें विषय में उसको 50% अंक लाने पड़ेंगे अगर उसको 65% अंक चाहिए तो पाँचों सब्जेक्ट में मिला के। क्वेश्चन नंबर 5, रमन ने एक परीक्षा में 456 अंक प्राप्त किए और सीता को उसी परीक्षा में 54% अंक प्राप्त हुए जो रमन से 24 अंक कम है। यानी कि सीता ने 54% अंक प्राप्त किए और रमन से 24 अंक कम, यानी कि 432 अंक प्राप्त किए। परीक्षा के न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 34% है, तो रमन ने न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से कितने अधिक अंक प्राप्त किए? तो 54% की वैल्यू 432 है, तो 34% की वैल्यू निकालने के लिए 432 को 54 से डिवाइड कर देंगे और 34 से मल्टीप्लाई। 432 54 से 8 बार चला जाएगा और 8 की 34 में गुणा करेंगे तो हमारे पास 272 आएगा। अब रमन ने 456 अंक प्राप्त किए हैं, 456 में से 272 माइनस करेंगे तो हमारे पास 184 आएगा, जो कि रमन ने उत्तीर्ण अंकों से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक परीक्षा में विनोद ने 25% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। सचिन ने 30% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक थे। परीक्षा के कुल अंक ज्ञात कीजिए। इस तरह का सवाल करने के लिए हम कुछ ऐसा सा डायग्राम बना देंगे और इस वाली लाइन को कह देंगे पासिंग लाइन। इससे ऊपर लिखेंगे हम
पास होने वाले डिजिट और नीचे जो फैल है मतलब पासिंग मार्क्स के जिसके जितने भी कम नंबर हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक आदमी को विनोद को 25% अंक प्राप्त किए और वो 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि 10 अंक कम पड़ के पास होने के लिए, और दूसरे को 20 अंक ज़्यादा मिल गए, यानी कि उसको 20 अंक ज़्यादा मिल गए और उसको प्राप्त हुए थे 30% अंक। तो परीक्षा के कुल अंक बताने हैं। अब परसेंटेज का डिफरेंस कितना है हमारे पास, 5%, क्योंकि एक को 30% प्राप्त हुए, एक को 25%। और अंकों का डिफरेंस कितना है, 30, क्योंकि 20 और 10 30। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ से, 5 को उधर लेके जाएंगे तो 6 से कट जाएगा ये, 1% की वैल्यू 6 और 100% की वैल्यू 600। तो परीक्षा के टोटल अंक 600 हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पुनीत ने एक परीक्षा में 10% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उसने 40% अंक प्राप्त किए तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 25 अंक अधिक मिले। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह एक ऐसा ही डायग्राम बनाएंगे। अब इसमें उसको 10% अंक प्राप्त हुए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, और यदि उसको 40% अंक मिले होते तो वो 25 अंक ज़्यादा प्राप्त कर लेता पासिंग मार्क्स से। अब परसेंटेज का डिफरेंस 10 है, सॉरी 30 है, और नंबर्स का डिफरेंस 75 है। तो यहाँ से 10% की वैल्यू सीधी आ जाएगी, क्योंकि 3 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, 10% की वैल्यू आ गई मेरे पास 25। यानी कि अगर 10 को 25 लिख दूँ मैं, तो पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिएंगे, 25 और 50 75, यानी कि 75 पासिंग मार्क्स हैं। ये परसेंटेज नहीं है, सिर्फ पासिंग मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक परीक्षा में अमन को अमित से 20% अधिक अंक मिले और अमर को अमन से 20% अधिक अंक मिले। सॉरी एक परीक्षा में अमन को अमित से 20% कम अंक मिले और अमर को अमन से 20% अधिक अंक मिले। यदि अमर और अमन के अंकों के बीच का अंतर 48 है तो अमित द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, जहाँ परीक्षा के कुल अंक 500 हैं। अब इसमें 3 लड़के हैं, अमन और अमित और तीसरा है अमर। इनके मार्क्स का कंपैरिजन किया गया है। अब जो अमन है उसको अमित से 20% अंक कम मिले हैं, यानी कि अगर अमित को 5 अंक मिले हैं तो अमन को मिले हैं 4 अंक। और अमर को अमन से 20% अधिक अंक मिले हैं। अब 4 का 20% 0.8, यानी कि अमर को 4.8 अंक मिले हैं। अब अमर का और अमन के अंकों का डिफरेंस दे रखे है 48, यानी कि 0.8 की वैल्यू दे रखी है 48, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 60 अंक। अब एक क्या है, ये एक रेशो है, ये सभी रेशो हैं, ना कि परसेंटेज और ना ही अंक। अब रेशो एक की वैल्यू आ गई 60, अमित को अंक मिले हैं 5 रेशो, तो 5 की 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो अमित को 300 अंक मिले हैं और टोटल अंक 500 हैं। तो 3/5 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू 60%, यानी कि अमित को 60% अंक प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसी व्यक्ति की मासिक आय 15,000 रुपये है, वह अपनी मासिक आय का 20% बचाता है। यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है तो उसकी नाम मात्र बचत वही रहती है, तो उसका नया व्यय क्या होगा। अब मान लिया मैंने इसको स्टार्टिंग में देखा ही नहीं कि उसकी मासिक आय 15,000 रुपये है, मैंने मान लिया उसकी मासिक आय 100 रुपये है और वो 20 रुपये सेविंग कर रहा है और खर्च कर दे रहा है वो 80 रुपये। अब उसकी आय में 10% की वृद्धि होगी, यानी 10% बढ़कर उसकी आय अब 110 रुपये होगी और सेविंग्स वो अभी भी 20 रुपये की कर रहा है, तो उसका खर्च 90 हो गया अब उसकी इनकम बढ़ने के बाद। अब जो स्टेटमेंट पर जो कि क्या है, उसकी मासिक आय 15,000 रुपये, 15,000 100 की वैल्यू है, तो 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो और 15 निमा 135 और 2 जीरो बाद में, यानी कि 13,500 रुपये उसका नया व्यय है। क्वेश्चन नंबर 10, आय और व्यय के बीच का अंतर 28,000 है।
आय और व्यय के बीच के अंतर का मतलब सेविंग्स 28,000 है। अगले महीने आय में 20% की वृद्धि होती है और व्यय में 10% की कमी होती है, तो आय व्यय से 2 गुना हो जाएगी। तो प्रारंभिक आय ज्ञात करनी है। स्टार्टिंग वाले महीने की इनकम मानिए मैंने 100 रुपये, तो अगले महीने की इनकम होगी उसकी 20 रुपये बढ़ गई, तो 120 रुपये। और दूसरे महीने का व्यय उसकी इनकम से आधा है, वह उसकी इनकम से आधा है जो कि 60 रुपये है। ये दे रखा है कि आय जो है वह से 2 गुनी है। तो अब जो ये 60 रुपये है, 60 रुपये उसका खर्च कब है? जब उसका खर्च 10% घट गया, यानी कि 60 रुपये 90% की वैल्यू है। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? यानी कि पहले महीने में उसका खर्च 100% था, तो 100% की वैल्यू 2/3 मल्टीप्लाई 100, यानी कि 200/3, 200/3। और उस टाइम की सेविंग्स कितनी रही होगी? यानी कि अगर 100 में से हम 200/3 माइनस करेंगे तो ये आएगी 100/3। अब 100/3 की ही वैल्यू दे रखी है मेरे को 28,000, यानी कि 100/3% की वैल्यू ही मेरे को 28,000 रुपये दे रखी है, जो कि उसकी पहले महीने की सेविंग्स है। यही पूछा है कि प्रारंभिक आय, यानी कि पहले महीने की इनकम कितनी है उसकी। तो 3 उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, 28 दिया 84, यानी कि 84,000 उसकी प्रारंभिक इनकम रही होगी। क्वेश्चन नंबर 11, विराट प्रति माह 24,000 रुपये कमाता है। यदि वह 5,000 रुपये किराए पर, 4,000 रुपये भोजन पर, 3,000 रुपये घरेलू सामान पर खर्च करता है और शेष राशि को उसकी बचत और दान के बीच 5:1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो प्रति माह दान के लिए उसके द्वारा दी गई कुल राशि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब उसने खर्च कितने किए? 5,000, 4,000 और 3,000, यानी कि 12,000 रुपये तो उसने खर्च कर दिए और 12,000 रुपये के 2 हिस्से बना दिए, जिसमें से उनका रेशो 5:1 रखा। तो 5 वाले हिस्से बचत के रूप में लिया उसने और जो 1 वाला हिस्सा है वो उसने दान में दिया, यानी कि 5 की वैल्यू 10,000 और 1 की वैल्यू 2,000। 2,000 रुपये उसने दान दिए। अब 2,000 रुपये उसकी इनकम का कितने प्रतिशत होंगे? 2,000/24,000 मल्टीप्लाई बाई 100, 3 जीरो से 3 जीरो, ये 12। अब 100/12 की मतलब 8.33%। क्वेश्चन नंबर 12, यदि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो उपभोक्ता में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि वह समान रहे? वह कैसे निकालते हैं? वह निकालने के लिए उपभोग और उपभोग की मल्टीप्लाई करते हैं हम कीमत में, यानी कि प्राइस। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है? चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होगी। चीनी का मूल्य पहले 10 रुपये था, बाद में 11 रुपये हो गया, तो उपभोग में कितनी कमी करनी चाहिए कि वह समान रहे? वह में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। अब इन दोनों का रेशो अपोजिट कर देंगे उपभोग में, यानी कि 11 उपभोग पहले रहा होगा और 10 उसने बाद में किया, यानी कि 1/11 की कमी करी है। 1/11 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू 9.09% की कमी करी है उसने अपने उपभोग में। क्वेश्चन नंबर 13, पेट्रोल के मूल्य में 15% की वृद्धि की गई। एक मोटर चालक को पेट्रोल के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि इस पर व्यय में कोई वृद्धि न हो? सेम पीछे टाइप का है कि व्यय में कोई वृद्धि नहीं, लेकिन प्राइस की कीमत बढ़ गई। प्राइस हो गया 20 से 23, तो उपभोग 23 से 20 करना पड़ेगा हमको। तो उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करी है? यानी कि वैसे तो 3 की कमी करी है और 23 कर रहे थे हम। 3/23 की फ्रैक्शन वैल्यू, 3/23 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू मेरे पास 13.04% आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 300 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.04% वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होती है तथा उसके उपभोग में 40% वृद्धि होती है, तो वस्तु पर व्यय में कितनी वृद्धि या कमी होगी? प्राइस में 20% की कमी, यानी पहले प्राइस 5 था, बाद में 4 हो गया। उपभोग में 40% की वृद्धि, यानी कोई व्यक्ति पहले 5 चीज़ों का कंज्यूम कर रहा था और बाद में 7 का करने लग गया,
तो यहाँ पर वह 25 रुपये खर्च करना पड़ेगा उसको। और यहाँ पर 28 यानी कि 3 रुपये ज़्यादा 25 से 3/25 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू 12%, यानी कि उसके व्यय में 12% की वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 15, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है, इसलिए एक परिवार ने व्यय को समान रखने के लिए उस वस्तु के उपभोग में 20 किलो की वृद्धि कर दी। पहले उपभोग कितना था, वह सेम रहा, प्राइस में डिफरेंस हुआ, प्राइस कितना बढ़ गया, प्राइस 25% कम हो गया, यानी कि प्राइस 4 से 3 हो गया, तो हमारा कंजम्पशन 3 से 4 बढ़ जाएगा। अब क्वेश्चन ने क्या कह रखा है कि 20 किलोग्राम की वृद्धि हुई है कंजम्पशन में, लेकिन रेशो तो एक ही बढ़ा है, तो एक की वैल्यू 20 किलोग्राम है, तो पहले कंजम्पशन कितना कर रहा था वो परिवार 3, तो 3 की वैल्यू 60 किलोग्राम, यानी कि पहले कीमत कम होने से पहले वो परिवार 60 किलोग्राम का उपभोग कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 16, जब आटे के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने अपना उपभोग इस तरह बढ़ा दिया कि आटे पर खर्च पहले से केवल 40% अधिक था। यदि पहले परिवार मासिक 50 किलोग्राम आटे का उपभोग करता था तो उसी परिवार का नया मासिक उपभोग ज्ञात कीजिए। मान लिया एक परिवार पहले 100 रुपये खर्च कर रहा था अपने आटे पर और 50 किलोग्राम आटा खरीद रहा था वो पर मंथ, तो प्राइस कितना आ जाएगा इससे, प्राइस वो 2 रुपये पर केजी से खरीद रहा था, ये रेशो है, ये रेशो है, ये रियल क्वांटिटी है। अगले स्टेप में कह रहा है कि मूल्य में 20% की वृद्धि होगी, यानी कि 2 में 20% की वृद्धि होगी तो मूल्य 2.4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का 20% 0.4 होता है, और उसका खर्च 44% अधिक था, यानी कि 100 से उसका खर्च हो गया 144। ये कंजम्पशन निकालना है, 144 को अगर हम 2.4 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास ये 60 आ जाएगा, जो कि अब वो परिवार 60 किलोग्राम आटे का उपभोग कर रहा है। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।